लगातार लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें इनसाइट स्टडी फोरम चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन में ऑल को सभी नोटिफिकेशंस पाने के लिए। नमस्कार, वेलकम टू इनसाइट स्टडी फोरम। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट में पूछे गए पर्यावरण अध्ययन के कुछ क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और उन क्वेश्चंस को हम सही तरीके से हल करेंगे। पूरा डिटेल में उसको जानेंगे कि उसका आंसर क्या है। तो आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन होगा, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, यानी गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है। तो आपके सामने ऑप्शंस एलिफेंट है, स्नेक है, राइनोसोरस है और लायन है। तो जैसा हम जानते हैं गिर के बारे में, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है गुजरात में है, ठीक है। और यहाँ पे जो मेनली जो कंजर्वेशन किया जाता है वो एशियाई शेरों का, एशियाटिक लायंस का मेनली यहाँ पे कंजर्वेशन किया जाता है। तो इसके बाद हम जानते हैं कि गुजरात में और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस पूरे रहते हैं। तो आप लोगों को सभी राष्ट्रीय उद्यान पूरे पढ़ने हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे गुजरात की। तो गुजरात में एक तो गिर नेशनल पार्क है, उसके बाद में ब्लैक बक नेशनल पार्क है, उसके बाद में मेरीन नेशनल पार्क है और उसके बाद में वंसदा नेशनल पार्क है। तो अगर आपसे पूछे कि गुजरात में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो आप ध्यान रखेंगे गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है, मरीन नेशनल पार्क है और वनसदा नेशनल पार्क है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है? इसकी जो शॉर्ट ट्रिक हो सकती है जिससे हम इसको याद रख पाएंगे, कोशिश, क्योंकि हमारे पास में कई सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं तो हमको सारे याद करने हैं, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता रहूंगा ताकि आप वो याद कर पाएं और आपके दिमाग में वो रहे। तो इसके लिए हम बात करेंगे जीबी एमबी। जैसा हम जानते हैं कि हमारे मोबाइल फोन में या लैपटॉप में जो मेमोरी होती है वो 500 जीबी या फिर 1000 जीबी, या हमारे मोबाइल फोन में जो रैम होता है वो जीबी एमबी में होता है, ठीक है। पहले एमबी में हुआ करता था, अभी वो जीबी में होता है। तो जीबी और एमबी आप ध्यान रखेंगे, जीबी और एमबी। जी का मतलब क्या है? गिर नेशनल पार्क। बी का मतलब क्या है? ब्लैक बक नेशनल पार्क। एम का मतलब क्या है? मरीन नेशनल पार्क। और वी का मतलब क्या है? वनसदा नेशनल पार्क। तो आप जीबी एमबी से याद कर पाएंगे गुजरात के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि ब्लैक बक, मरीन और वनसदा नेशनल पार्क में कौन कौन से स्पीसीज मोस्टली पाई जाती हैं। अब देखिए, एनवायरमेंट और इकोलॉजी में हम दो बात ध्यान रखेंगे। एक बात यह है कि आपसे अगर पूछे फना के बारे में या आपसे पूछे फ्लोरा के बारे में, तो आपसे दो टर्म वो पूछेगा, एक फना और फ्लोरा। तो जब भी हम बात करते हैं फना की, तो हम यहां पे एनिमल स्पीसीज को, यानी जितनी भी जंतु प्रजातियां हैं उनको हम यहां पे देखते हैं फना। तो अगर आपके सामने फना वर्ड आता है तो आप ध्यान रखेंगे वहां पे जंतु प्रजातियों की बात होती है। और जहां पे आता है फ्लोरा, तो यहां पे हम प्लांट स्पीसीज की बात करते हैं। तो यानी जो पौधे हैं वो सब किस में आएंगे? फ्लोरा। तो आप ध्यान रखेंगे एनवायरमेंट में हम फना और फ्लोरा को यूज करते हैं, इन टर्म्स को यूज करते हैं। तो ब्लैक बक नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो इसमें जो स्पीसीज कंजर्व होती है वो है ब्लैक बक। ब्लैक बक एक मृग है। आप लोगों ने सुना होगा कि सलमान खान ने ब्लैक बक को मारा था, तो वही ब्लैक बक है, वो ब्लैक बक नेशनल पार्क में कंजर्व किया जाता है। उसके बाद में जो मरीन नेशनल पार्क है, इसमें मेन रूप से स्पंज या फिर
जेलीफिश या फिर कोरल इत्यादि का कंजर्वेशन होता है। ये स्पीसीज वहां पाई जाती हैं। जेलीफिश आपको लगता होगा कि ये फिश होगी, लेकिन वास्तव में जेलीफिश फिश नहीं होती है। आगे इसको हम स्टडी करेंगे कि ये फिश क्यों नहीं होती है और कौन कौन सी फिश होती हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके बाद फिर हम बात करते हैं वन सदा नेशनल पार्क की। यहाँ पे जो कंजर्व स्पीसीज है, फिलहाल कई सारे स्पीसीज कंजर्व होती हैं, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे एक की, वो है लेपर्ड। जो लेपर्ड है वो वन सदा नेशनल पार्क में कंजर्व किया जाता है। तो आपने यहाँ पे समझा गुजरात के मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में। अब जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे लोकेशन गिर की, कि गिर कहां पे है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे जो दिया गया है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, आप उसको देखिए। ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू, यानी ग्रीन मफलर संबंधित है। तो निम्न में से किससे ग्रीन मफलर संबंधित है? आपके पास ऑप्शंस होंगे मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण। तो आप लोग सोचिए और कमेंट में लिखिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है ग्रीन मफलर का। अब ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया था, वहां से इस क्वेश्चन को उठाया गया है यूपी टेट में। अब देखिए इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें, पर्यावरण अध्ययन की, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो खासकर यूपी पीसीएस परीक्षा से डायरेक्टली उठाए जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि आप लोग कुछ ऐसे स्टडी मटेरियल को फॉलो करेंगे जिससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन था ग्रीन मफलर। अब बेसिकली ग्रीन मफलर का मतलब क्या होता है? ग्रीन का मतलब हरा होता है ना। मफलर का मतलब होता है कि साइलेंट, साइलेंसर, यानी कुछ ऐसा टर्म जो शांति, जो साइलेंट करना चाहता हो। तो यहां पे हम समझेंगे, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे एरियाज, कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पे बहुत ज्यादा नॉइस होती है, जहां पे बहुत ज्यादा आवाजें आती हैं, ध्वनि उत्पन्न होती है, तो वहां पे हम प्लांट्स को इस तरीके से लगाते हैं ताकि जो नॉइस है उसको प्लांट एब्जॉर्ब कर पाए। यानी अगर हम बात करें रोड की, अगर कोई रोड है, ठीक है, तो रोड के आसपास आपने प्लांट्स को लगा देखा होगा। तो प्लांट्स रोड के आसपास लगे होते हैं, तो जितनी भी, और खासकर अगर यहाँ पे कोई गांव है जहाँ पे लोग रहते हैं, तो गाड़ियां अगर निकलेंगी लगातार तो यहाँ से ध्वनि उत्पन्न होगी, और वो इतनी ज्यादा होगी कि जिससे बहुत दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं वहाँ के आसपास के लोगों के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे प्लांट्स लगाए जाते हैं ताकि जितनी ध्वनि उत्पन्न हो वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लें। या फिर कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है आसपास और वहाँ पर लोग रहते हैं, तो वहाँ पर भी प्लांटिंग की जाती है ताकि जो ध्वनि है वो ज़्यादा ना पहुँच पाए और प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लें। तो प्लांट्स को लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब हो क्या रहा, आज के ज़माने में प्लांट बड़े पैमाने पे काटे जा रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। पौधों को लगाना चाहिए, क्योंकि पौधों से हमको ऑक्सीजन मिलती है और जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा नॉइस पोल्यूशन के लिए ग्रीन जो मफलर है वो टर्म इस्तेमाल होता है। तो आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर नॉइस पोल्यूशन होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीज सेपरेट यूरोप फ्रॉम अफ्रीका, यानी निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपके दिमाग में वर्ल्ड मैप, यानी जो विश्व का जो मैप है वो आपके दिमाग में होना चाहिए कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे है। और आई होप कि आप लोगों के दिमाग में वर्ल्ड मैप होगा। तो यहाँ पे हम उसको बिल्कुल बेसिक समझते हैं, ओवरव्यू लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिस इज नॉर्थ अमेरिका और यहाँ पे है साउथ अमेरिका। दिस इज अफ्रीका।
और यहां पे है अंटार्कटिका, और ये रीजन जो है हमारा यहां पे यूरोप है, दिस इज यूरोप। और हम कहां पे हैं? हम हैं एशिया, ठीक है। और यहां पे होगा ऑस्ट्रेलिया। तो कुल कितने कॉन्टिनेंट हैं? कुल कॉन्टिनेंट है 7, ठीक है। कुल कितने कॉन्टिनेंट, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कुल कितने कॉन्टिनेंट हैं हमारी अर्थ पर, वर्तमान में 7 है, लेकिन एक समय ऐसा था जब स्टार्टिंग थी, वो एकदम शुरुआत का समय था, तो केवल एक सुपर कॉन्टिनेंट था, वो पेंजिया था। आप ध्यान रखेंगे, स्टार्टिंग में शुरुआत में एक सुपर कॉन्टिनेंट था, पेंजिया था, और उसके बाद में पेंजिया टूट गया गोंडवाना में और लॉरेशिया में। तो वो एक अलग हिस्ट्री है ज्योग्राफी की, वो हम समझेंगे बाद में। यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, फिर हम बात करेंगे हमारे उस क्वेश्चन जो पूछा गया है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया। अब यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इन सभी कॉन्टिनेंट्स को आप क्रम में अरेंज करें, तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? नंबर 1 एशिया। उसके बाद में नंबर 2 जो आता है साइज में वो है अफ्रीका। फिर नंबर 3 पे आता है नॉर्थ अमेरिका, और फिर नंबर 4 पे आता है साउथ अमेरिका। उसके बाद नंबर 5 पे आता है अंटार्कटिका, नंबर 6 पे आता है यूरोप, और नंबर 7 पे आता है ऑस्ट्रेलिया। तो आपने देखा कि साइज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया है, और सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा कॉन्टिनेंट है? अफ्रीका है, और फिर नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, और अंटार्कटिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है। अगर हम बात करें अंटार्कटिका की, तो अंटार्कटिका कहां पड़ता है? ये पड़ता है साउथ पोल में। तो इसमें कुछ ऐसे कॉन्टिनेंट हैं जो कॉन्टिनेंट पड़ते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में, यानी दक्षिणी गोलार्ध में। जैसे कौन कौन से कॉन्टिनेंट है? वो कॉन्टिनेंट हैं अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका। फिलहाल अगर हम बात करें अफ्रीका की, तो इसका कुछ पार्ट जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, वहीं साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का पार्ट पड़ता है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है वो टोटली साउदर्न हेमिस्फीयर में है। अंटार्कटिका की बात करें तो यहाँ पे कोई रहता नहीं है, मतलब ऐसा कॉन्टिनेंट जहाँ पे कोई व्यक्ति, ऐसा नहीं कि कोई शहर बसा करके वहां पे रह रहा है। यहाँ पे कुछ कंट्रीज के रिसर्च सेंटर्स बने हुए हैं। तो आपको कमेंट में लिखना है कि इंडिया के कौन कौन से रिसर्च सेंटर्स अंटार्कटिका पर स्थापित किए गए हैं, और पहला रिसर्च सेंटर कौन सा था जो अंटार्कटिका पर स्थापित किया गया था। अब हम समझते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। तो आपको आंसर करना है यूरोप और अफ्रीका के बीच में कौन सा ऐसा सागर है, कौन सा ऐसा सी है। तो यहां पे मेडिटेरेनियन सी है। अब ध्यान रखेंगे, यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो सी है वो है मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। दूसरा वहां पे एक ऑप्शन था ब्लैक सी। अगर हम बात करें ब्लैक सी के बारे में, तो ब्लैक सी एक ऐसा सी है, एक ऐसा सागर है जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड की बहुत ज्यादा मात्रा पाई जाती है। यानी इस सी में जो जल है, पानी है, उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, और इसीलिए उसका जो पानी है वो एक तरीके से पीने योग्य नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि वहां पे हाइड्रोजन सल्फाइड का पॉल्यूशन है। दूसरा हमारा था रेड सी। अगर हम बात करें रेड सी के बारे में कि लाल सागर कहां पाया जाता है, किस किस के बीच पाया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे जो लाल सागर है वो अफ्रीका और एशिया के बीच पाया जाता है, ठीक है। यहां पे है रेड सी। ये फिलहाल हम पूरा इसको डिटेल में समझेंगे, मैप में पूरा जानेंगे कि कौन कौन सा सी है वो कहां पाया जाता है, और कौन कौन से कंट्रीज हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीज की बाउंड्री को टच करते हैं। यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो जितना पॉसिबल होगा उतना हम डेप्थ में जाकर के पूरा समझेंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कंट्री है जो साउदर्न हेमिस्फीयर में है या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो वो पूरा मैप बना करके आपको समझाऊंगा मैं।
आगे आने वाले वीडियोस में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। इंटरनेशनल ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शंस हैं 16 सितंबर, 7 दिसंबर, 30 मार्च और 22 अप्रैल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 16 सितंबर, यानी 16 सितंबर को इंटरनेशनल ओजोन डे मनाया जाता है। अब इसके पीछे की वजह क्या है, मतलब ऐसा क्यों मनाया जाता है, ओजोन डे क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है, हम समझते हैं। इंटरनेशनल ओजोन डे की अगर हम बात करें तो 16 सितंबर को यह मनाया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ओजोन है क्या। ओजोन का केमिकल फार्मूला O3 है और ओजोन हमारे एटमॉस्फेयर में कहां पाई जाती है। जैसा हम जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में 5 लेयर होती हैं। कितनी? 5 लेयर होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली लेयर को बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल। उसके बाद में आता है स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल। उसके बाद आता है मीजोस्फेयर यानी मध्यमंडल और उसके बाद में आता है थर्मोस्फेयर यानी तापमंडल और फिर आता है एक्सोस्फेयर। ठीक है, हम रहते हैं ट्रोपोस्फेयर में, यानी जितनी भी गैसेस हैं, जितनी भी मौसमी गतिविधियां हैं, जो भी आंधी तूफान आता है, बारिश होती है, जो भी सीजनल एक्टिविटीज है, जो भी हम फील करते हैं, वो सब कहां पे हैपन होती हैं? ट्रोपोस्फेयर में हैपन होती हैं। और CO2 का जो लेवल है वो ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है। उसके बाद जैसे हम जाते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में यानी समताप मंडल में, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो समान रहता है लेकिन थोड़ा सा ज्यादा रहता है, क्योंकि यहीं पे ओजोन लेयर पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है और जिसके कारण तापमान थोड़ा ज्यादा रहता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली जो परावैंगनिक किरणें होती हैं उसको ओजोन रोक लेती है। अब दिक्कत क्या थी? इंसान के द्वारा इस्तेमाल किए गए केमिकल्स के जरिए, जैसे CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मनुष्य ने अपने रेफ्रिजरेटर्स में, AC में इस केमिकल का इस्तेमाल किया और इससे क्या हुआ, ये केमिकल धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में रिलीज हुआ और इससे जो समताप मंडल में ओजोन परत थी वो धीरे धीरे डिप्लीट होती चली गई, यानी उसका क्षय हुआ और जिससे छिद्र हो गया ओजोन लेयर में। यदि ओजोन लेयर खत्म हो जाती है तो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक परावैंगनिक किरणें हैं वो डायरेक्टली अर्थ पे आएंगी और अर्थ पे अगर आएंगी तो एनिमल्स और प्लांट्स के लिए बहुत ही हानिकारक होंगी। उनकी स्किन में, उनकी त्वचा में कई हानिकारक रोग उत्पन्न कर सकती हैं, तो बहुत ही हानिकारक होती हैं वो। इसीलिए ऐसी सभी गैसेस के ऊपर बैन लगाया गया जो ओजोन परत में क्षय के लिए उत्तरदायी थी। और उसी के लिए एक विशेष प्रोटोकॉल जिसको हम बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया, जिसमें बात की गई कि हमको ओजोन लेयर को बचाना है और यह सक्सेस हुआ। मैक्सिमम से मैक्सिमम कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया और आज इसका ये रीजन है कि जो ओजोन लेयर में छेद हुआ था वो धीरे धीरे फिल हो रहा है और आने वाले वर्षों में वो छिद्र भर जाएगा। तो ये सक्सेस अचीव हुआ है ऐसा सभी देशों के द्वारा। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर बात करेंगे तो ओजोन लेयर के क्षय से संबंधित है। ठीक है, और ओजोन, अगर हम बात करें कि ओजोन जो लेयर है उसकी मोटाई को कैसे नापा जाता है, तो ओजोन लेयर की जो मोटाई है उसको हम डॉप्सन यूनिट द्वारा मापते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। इन फूड चेन हर्बीवोर्स आर, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। ऑप्शंस हैं प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या फिर अपघटनकर्ता।
ठीक है, तो आपको इसमें से सही इसका आंसर जो है वो देना है। हम समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम चलता कैसे है, किस तरीके से ये पूरी सिस्टम चलती है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से फूड चेन में एक प्राणी किसी दूसरे प्राणी पर डिपेंड कैसे रहता है। फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला, और ये सब जीवों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है, जो शुरुआत होती है, वो होती है प्रोड्यूसर से, उत्पादक से। तो जैसा हम जानते हैं कि जो घास है या फिर जो प्लांट्स पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, वो उत्पादक होते हैं। ठीक है, यानी जितने भी ग्रासेस होती हैं या जो प्लांट्स होते हैं वो होते हैं उत्पादक, वो प्रोड्यूस करते हैं। और प्रोड्यूस करते कैसे हैं, सूर्य की जब किरणें आती हैं, यानी जब सनलाइट आती है और उनकी पत्ती पर पड़ती है, तब वो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन पकाते हैं। और फिर जब भी कभी पौधों को कोई दूसरा जीव खाता है, जैसे यहां पे हम बात कर रहे हैं घास की, ग्रास को खाया ग्रास होपर ने, ग्रास होपर को हम टिड्डा बोलते हैं, टिड्डा। घास को खाया टिड्डे ने और टिड्डे को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को बोलते हैं मेढक, और मेढक को खाया स्नेक ने, और स्नेक को खाया बाज ने, इसको हम बाज बोलते हैं, हॉक को बाज ने खाया। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये चेन आगे चलती चली जा रही है। अब ग्रास क्या है, ग्रास एक प्रोड्यूसर है। अब ये जो प्रोड्यूसर है इसको जो खाएगा वो शाकाहारी होगा। तो टिड्डा क्या है, ग्रासों पर ये है शाकाहारी, ये हार्बीवोर होता है। ठीक है, और ये है क्या, ये है प्राइमरी, इसको हम बोलेंगे प्राथमिक, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, यानी ये प्राथमिक उपभोक्ता है। और हमेशा ध्यान रखना, जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं शाकाहारी प्राणी, वो होते हैं हार्बीवोर्स एनिमल। और उसके बाद में इस शाकाहारी प्राणी को जो खाएगा मांसाहारी होगा, और वो होगा मेढक, यानी ये होगा सेकेंडरी कंज्यूमर, ये द्वितीयक उपभोक्ता होगा। आप ध्यान रखेंगे, ये द्वितीयक उपभोक्ता होगा। और जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाएगा वो होगा तृतीयक उपभोक्ता, यानी वो सांप होगा, स्नेक होगा। तो स्नेक यहां पे क्या है, वो है टर्सरी, स्नेक है टर्सरी कंज्यूमर है। और जो यहां पे बाज आपके सामने दिखाई दे रहा है, बाज क्या है, बाज है फाइनल कंज्यूमर, यानी अंतिम उपभोक्ता है। और जब बाज मरेगा तो जितने भी एलिमेंट या जितने भी पोषक पदार्थ हैं बाज के अंदर, वो बैक्टीरिया या फिर फंगस कवक के द्वारा डिकम्पोज हो जाएंगे, उनका विघटन होगा, और विघटन होने के उपरांत में वो फिर से मिट्टी में मिल जाएंगे और फिर से वो पौधों को प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। द साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट्स इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड, यानी पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, केमिकल साइकिल, रासायनिक चक्र, बायोजियोकेमिकल साइकिल, जैव भू रासायनिक चक्र, जियोलॉजिकल साइकिल, भूगर्भीय चक्र, जियोकेमिकल साइकिल, भू रासायनिक चक्र। तो आपको इसमें सही आंसर करना है। जैसे अभी हमने समझा था, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है बायोजियोकेमिकल साइकिल, यानी एक ऐसा चक्र। बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है लिविंग, ठीक है, यानी जैव। और जियो का मतलब होता है चट्टान, रॉक, यानी यहां पे हम बात करेंगे भू की, पृथ्वी की, तो इसको हम बोलेंगे अर्थ।
और केमिकल का मतलब होता है कोई भी रासायनिक एलिमेंट, कोई तत्व। तो यहां पे हम बोलेंगे इसको एलिमेंट, तत्व। तो बेसिकली ये क्या है, ये केमिकल है, रसायन बोलेंगे हिंदी में इसको हम, ठीक है, रसायन। तो यहां पे आप देखिए क्या है, जैव भू रासायनिक चक्र। अब इसमें ये होता है, इसमें क्या होता है, इस साइकिल में जब भी किसी भी एनिमल, यहां पे हम एनिमल लेते हैं, जब भी कोई एनिमल किसी चीज को खाता है, बेसिकली अगर वो प्लांट्स को ईट करता है, ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी इसके अंदर एलिमेंट्स पाए जाते हैं, वो एलिमेंट्स प्लांट से एनिमल में गए और एनिमल ने उसको इस्तेमाल कर लिया, तो वो किसी एनिमल के अंदर आ गए। और जब भी कोई एनिमल मरेगा, जब वो मरेगा तो मरने के बाद उसकी जो डेड बॉडी होगी वो डिकम्पोज होगी, उसका विघटन होगा और वो बैक्टीरिया फंगस उसको डिकम्पोज करेंगे। और डिकम्पोज करने के उपरांत वो जो एलिमेंट्स इसके पास थे वो कहाँ पे आएंगे, वो आएंगे सॉइल में, मृदा में आएंगे। और मृदा में आने के उपरांत जो प्लांट्स होंगे, जो ग्रो कर रहे होंगे, उग रहे होंगे, वो इन एलिमेंट्स को, इन पोषक पदार्थों को टेक कर लेंगे, तो वो फिर से प्लांट में चले गए। ये साइकिल चलती रहती है, इसी को हम बोलते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर होगा बायो जियो केमिकल साइकिल। आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स कॉजेज मिनिमम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करने वाला ईंधन है। डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन और कोल। इस क्वेश्चन को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में करिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो इसका जो आंसर है वो हाइड्रोजन है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें कि जब भी पेट्रोल, डीजल या कोयला, ये फॉसिल फ्यूल होते हैं, ये जीवाश्म ईंधन होते हैं, जब ये जलेंगे तब इनसे कार्बन उत्पन्न होता है। और कार्बन क्या हमारे लिए खतरा है, कार्बन पोल्यूशन कॉज करता है। तो ऐसा ईंधन जब वो जले तब कार्बन उत्पन्न ना हो, वो हाइड्रोजन होगा, ठीक है। क्या होगा, वो हाइड्रोजन होगा। और हाइड्रोजन जब जलेगा तब ये वाटर वेपर उत्पन्न करेगा, जलवाष्प को उत्पन्न करेगा और इससे पोल्यूशन नहीं होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग कमेंट में लिखिए कि ऐसा कौन सा कंट्री है जिसमें पहली पानी से चलने वाली ट्रेन चलाई गई थी, कौन सा कंट्री ऐसा है, ठीक है। आपके सामने स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडेंजर्ड एनिमल जायंट पांडा इज फाउंड इन, यानी संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, चाइना में या फिर ब्राजील में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चाइना, ठीक है। चाइना में जायंट पांडा पाए जाते हैं जो संकटग्रस्त हैं। अगर हम बात करें कि आप लोगों में से कितने लोगों ने कुंग फू पांडा मूवी देखी है, आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। तो मतलब ये तो बड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसका आंसर चाइना होगा। और आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, चाइना की कैपिटल क्या है और चाइना की जो करेंसी है, जो मुद्रा है, वो करेंसी क्या है, ठीक है। एक चीज और है, चाइना और इंडिया के बीच की जो रेखा है, जो लाइन है, उसको हम क्या कहते हैं। तो आप लोग इन 3 क्वेश्चंस का आंसर नीचे कमेंट में जरूर करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, भोपाल गैस ट्रेजेडी अकर्स ड्यू टू द रिलीज ऑफ, यानी निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। भोपाल गैस ट्रेजेडी की अगर हम बात करें तो समय था 2-3 दिसंबर, यानी 2 तारीख की रात को ऐसा ये घटना घटी थी। तो इसको हम, क्योंकि 12 बजे के बाद में फिर नेक्स्ट डे लग जाता है, तो हम इसको 2-3 दिसंबर मानेंगे 1984। आप ध्यान रखेंगे 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल में एक फैक्ट्री थी, यूनियन इंडिया कार्बाइड लिमिटेड, ठीक है। यूनियन इंडिया कार्बाइड लिमिटेड एक फैक्ट्री थी जो एक विशेष
पेस्टिसाइड का निर्माण कर रही थी, यानी ऐसे केमिकल जो पेस्ट को मारते हैं। पेस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे कीड़े जो फसलों पर लगते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसके लिए ये केमिकल का निर्माण करती थी। ठीक है, तो एक प्रकार की ये पेस्टिसाइड केमिकल फैक्ट्री थी। अब इसमें कुछ गैस लीक हुई थी, तो वो गैस का नाम क्या है? तो इस फैक्ट्री से, इस कारखाने से जो गैस लीक हुई थी वो थी MIC। MIC का मतलब होता है मिथाइल आइसोसाइनेट। आप ध्यान रखें, कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी। और धीरे धीरे जब ये गैस लीक हुई तो वहां के आसपास के क्षेत्र में ये गैस फैलती गई और ये बहुत ही पॉइजनस, जहरीली गैस थी। इस गैस के चपेट में जितने लोग आए उनकी आंखों में जलन उत्पन्न हुई, उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत फील हुई और काफी लोग मर गए। लगभग हजारों लोग मरे थे भोपाल में इस गैस की वजह से, और बहुत लोग अपाहिज हो गए थे। तो बहुत बड़ी मात्रा में त्रासदी उत्पन्न हुई थी। आपके सामने स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन विच कंट्री? किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं, इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा। अब इसका आंसर हमने डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया कर दिया, लेकिन अगर हम समझें, अगर हम जाने कि इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया कैसे होगा, तो वो एक पूरा कॉन्सेप्ट है, यानी किस तरीके से अर्थ का रेवोल्यूशन होता है और नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर सूर्य के सामने कब आते हैं, तो वो पूरा पैटर्न आपको समझना होगा। तो यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक से समझते हैं, ओवरव्यू लेते हैं। अगर मैं वो पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ समझाऊंगा तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि वो एक पूरा अलग से एक टॉपिक है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, डील करेंगे कि किस तरीके से ये पूरा रेवोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे समझते हैं बिल्कुल शॉर्ट में, ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी की पोजीशन है, ठीक है, अर्थ की स्थिति है। जैसा हम सभी जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है सूर्य की तरफ। 23.5 डिग्री वो झुकी हुई है हमारे सन की तरफ। अब यहाँ पे आप देखिए कि इस स्थिति में ये वाला जो हिस्सा है ये है नॉर्थ और ये हिस्सा है साउथ। ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है, यहाँ पे आप ये जान रहे होंगे। अब यहाँ पे इस पोजीशन में जब पृथ्वी इस स्थिति में आएगी तब सूर्य की जो किरणें हैं, जो सनलाइट है, वो कहाँ पड़ेगी? वो पड़ेगी पूरी की पूरी इस वाले क्षेत्र में पड़ेगी, ठीक है, यानी इस वाले क्षेत्र में सनलाइट पड़ेगी जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यानी उत्तरी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में समर होगी, इस क्षेत्र में क्या होगी? यहाँ पे गर्मी होगी, और इस क्षेत्र में क्या होगी? विंटर होगी, सर्दी होगी। सेम कहानी यहां पे हम बात करेंगे। यहां पे जब पृथ्वी की स्थिति आएगी तब सूर्य की जो रोशनी है, सनलाइट है, वो इस वाले क्षेत्र में पूरी जाएगी, और इस क्षेत्र में क्या होगा? यहाँ पे समर होगा, इस क्षेत्र में समर होगा, और इस क्षेत्र में क्या होगा? विंटर होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही बेसिक समझा रहा हूं, क्योंकि इसको डिटेल में समझाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, पूरा बात करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो स्थिति है ये कब होती है? ये 21 जून को होती है, और ये कब होती है? ये 22 दिसंबर को होती है, ठीक है। और जैसा हम जानते हैं कि 25 दिसंबर को इंडिया में हम क्रिसमस को मनाते हैं। 25 दिसंबर को दोस्तों सर्दी होती है, यानी भारत में 25 दिसंबर में सर्दी होती है। तो ऐसे कंट्री, हर कॉन्टिनेंट, हमने क्या बात की थी कि जो 3 कॉन्टिनेंट है, कौन कौन से? साउथ अमेरिका और अफ्रीका का कुछ पार्ट और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों कॉन्टिनेंट जो हैं वो कहाँ पड़ते हैं? वो पड़ते हैं साउथ हेमिस्फीयर में, यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ते हैं। तो ऐसे कंट्री जो साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ेंगे, तो जैसा हमने क्या देखा कि साउदर्न जो हेमिस्फीयर है उसमें समर है, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध है, उसमें विंटर है। तो ऐसे कंट्री जो पड़ेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में, उनमें समर होगी। तो 25 तारीख को ऐसे कंट्रीज में क्या होगा? क्रिसमस मनाई जाएगी, तो वो समर में होगी, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। और इसमें अगर हम बात करें
स्थिति ऑस्ट्रेलिया की तो वो साउदर्न में है, तो वहां पे समर में क्रिसमस मनाई जाएगी, तो आप ध्यान रखेंगे इन बातों का। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। आगे आने वाले वीडियोस में इसको हम फिर नेक्स्ट पार्ट में पूरा डिस्कस करेंगे। तो ये 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन अगले पार्ट में, 10 क्वेश्चन अगले पार्ट में। तो हम पूरा डिटेल में हर क्वेश्चंस को डील करेंगे ताकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आप सही तरीके से सॉल्व करके आए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर नहीं किया है तो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।